नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज हम लोग सर्किट ब्रेकर के टाइप के बारे में स्टार्ट कर देते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप लोग मेरा पिछला लेक्चर देख रहे हैं, करीब 11 लेक्चर देखे होंगे अभी तक सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड रहे होंगे। तो हम लोगों ने बेसिक जानकारियाँ ले ली हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में कि सर्किट ब्रेकर किसे कहते हैं, कहाँ पर लगा होता है, इसका कैसा अरेंजमेंट होता है, इसको कैसे हम ऑपरेट कराते हैं। तो ऑपरेट कराते हैं तो इसमें आर्क डेवलप होता है, आर्क बनता है तो आर्क को कैसे हम क्वेंच करते हैं, ये आर्क किस कारण से डेवलप होता है। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। अगर आप मेरे पूरे लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो अब हम लोग चलते हैं सर्किट ब्रेकर के प्रकार में, कितने टाइप का सर्किट ब्रेकर हमारे यहाँ यूज़ होता है और उनका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, उस चीज़ के बारे में हम लोग आज से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने डिप्लोमा में भी पढ़ा होगा, आप कई टाइप के सर्किट ब्रेकर का नाम सुने होंगे। आप जैसे सुने होंगे एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। इसी तरीके से आपने सुना होगा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसी तरीके से आपने सुना होगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसी तरीके से आपने सुना होगा SF6 सर्किट ब्रेकर। इसी तरीके से आपने सुना होगा आयल सर्किट ब्रेकर, इसमें मिनिमम आयल और मैक्सिमम आयल या बल्क आयल सर्किट ब्रेकर। तो ये कुछ सर्किट ब्रेकर के टाइप्स हैं। अब इन्हीं के बारे में हमको समझना है और इनकी क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, इनके बारे में हमको समझना है। तो सबसे पहले चलिए आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। देखिए, आप इस चीज़ से भली भांति समझ गए होंगे कि सर्किट ब्रेकर का क्या काम होता है। अब हमको सर्किट ब्रेकर के टाइप्स को समझना है। अगर सर्किट ब्रेकर के टाइप्स जितने इतनी टाइप्स हमने बताया, इतना टाइप्स हमने बताया, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, आयल सर्किट ब्रेकर। तो इतने टाइप के सर्किट ब्रेकर हम क्यों बनाएं, इतने टाइप के सर्किट ब्रेकर हम क्यों बनाएं? इतने टाइप के सर्किट ब्रेकर बनाने का सबका अलग अलग पर्पज़ हो सकता है। और एक जनरल वे में मैं आपको कहूँ तो ये वोल्टेज के आधार पर भी आप इसको बांट सकते हैं। अब वोल्टेज के आधार पर कैसे इसको आप डिवाइड करेंगे, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। इसके लिए हम सबसे पहले जितने टाइप के सर्किट ब्रेकर यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उनकी वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। फिर आपको हम वोल्टेज के आधार पर या आर्क एक्सटेंशन मीडियम के आधार पर दोनों तरीके से हम आपको डिवाइड करके प्रॉपरली हम आपको विथ रीजन आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या जानेंगे, उससे पहले हम ये जानेंगे कि सर्किट ब्रेकर जिस टाइप के मेरा यूज होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर के बारे में। ध्यान दीजिएगा, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर मेरा होता है, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर को मैं ACB भी बोलता हूँ। ACB, यहाँ पर गौर करने वाली बात है, एक आपका होता है ABCB और एक होता है ACB। तो ABCB वाला जो होता है इसे मैं बोलता हूँ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और ACB जो होता है इसे मैं बोलता हूँ एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो आज का हम लोगों का टॉपिक तो यही है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर की वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग आइए समझते हैं। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में आप कुछ सभी सर्किट ब्रेकर में कांटेक्ट होते हैं, आप इतना समझ रहे हैं। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का जो कांटेक्ट होता है, साथ ही साथ आप फिगर को भी बनाते चलिए क्योंकि मुझे फिगर कई बार बनाना होगा समझाने के लिए और उनको कई बार हटाना भी होगा। ध्यान दीजिएगा, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का ये यहाँ पर देखिए ये कांटेक्ट है, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का ये आपका कांटेक्ट है। अब देखिए सारी चीज़ें हम नहीं बताएंगे क्योंकि अगर बनाने लगें कि सभी फिगर में हम बताएं कि ये सोर्स होता है, सोर्स के बाद फिर सर्किट का रेजिस्टेंस होता है, सर्किट का इंडक्टेंस होता है, फिर उसके बाद मैं यहाँ सर्किट ब्रेकर लगाता हूँ,
फिर उसके बाद ऐसे सप्लाई आगे जाती है, फिर यहाँ पर एक स्ट्रेकेस्टेंस भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हम ना बताकर सीधे सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट का ही जिक्र करेंगे, और ये आप समझ जाएंगे कि सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट किसी सप्लाई से जुड़ा होगा और सर्किट ब्रेकर के आगे इस साइड कहीं पर लोड मेरा जुड़ा होगा, लोड मेरा जुड़ा होगा। आप लोगों ने अगर पहला लेक्चर देखे होंगे, इस सीक्वेंस से पहला लेक्चर देखे होंगे, तो सर्किट में मैं कुछ इस टाइप को बनाया था। बस बार था, उसके बाद बस आइसोलेटर था, फिर सीटी रहा है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, फिर उसके बाद सर्किट ब्रेकर था, फिर लाइन आइसोलेटर था, फिर ऐसे आगे सप्लाई चली गई थी। और इसमें अगर आप और लगाना चाहें, एलए भी आप बता सकते हैं कहाँ लगता है, पीटी भी आप बता सकते हैं कहाँ लगता है। तो उन सब चीज़ों का हम जिक्र नहीं करेंगे। आप देखिए, हमको समझना सिर्फ यही है कि जब मेरा सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तो इसमें आर्क बनता है, और इसमें आर्क एक्सटिंग्विश कैसे होती है, आर्क क्वेंच कैसे होती है, ये मैं समझ जाऊं कि सर्किट ब्रेकर में मेरा आर्क कैसे क्वेंच होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सर्किट ब्रेकर की वर्किंग प्रिंसिपल को समझ पा रहा हूँ। सर्किट ब्रेकर की वर्किंग प्रिंसिपल को मैं समझ पा रहा हूँ। अगर मैं ये चीज़ें समझ जाऊँ कि सर्किट ब्रेकर ओपन होगा तो आर्क तो बनेगा, आप ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि सर्किट ब्रेकर में आर्क क्यों बनेगा। जब ये आप समझ चुके हैं सर्किट ब्रेकर में आर्क क्यों बनेगा, तो आपने ये भी देखा होगा कि आर्क को बुझाने की या आर्क को क्वेंच करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। इसके बारे में आप लोग पहले ही जान चुके हो, हाई रेजिस्टेंस मेथड और लो रेजिस्टेंस मेथड, ये भी आप जानते होंगे, हाई रेजिस्टेंस मेथड और लो रेजिस्टेंस मेथड। उन्हीं सब के माध्यम से आपने समझा होगा कि कैसे आर्क क्वेंच होती है, कैसे आर्क एक्सटिंग्विश होती है, कैसे आर्क बुझती है। लेकिन वो तो एक विधियां थी कि किस तरीके से आर्क मेरी बुझेगी। अब उसी चीज़ का हम लोग, उसी विधियों का हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने सर्किट ब्रेकर में, और सर्किट ब्रेकर में इम्प्लीमेंटेशन के साथ आपको हम बताते हैं। तो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का मैं ये कांटेक्ट बना रहा हूँ, और एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट मेरा कुछ इस टाइप का होता है। ये देखिए मेन कांटेक्ट है। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में एक एक्स्ट्रा ये होता है कि इसमें इसमें देखिए, जब भी अभी तक हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर की बात की होगी तो हमने कभी मेन कांटेक्ट का नाम नहीं लिया था। हम कभी मेन कांटेक्ट का नाम नहीं लिए थे। लेकिन जब एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में मैं ये अभी एक नया टर्म आपको मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मेन कांटेक्ट होता है एक, और एक होता है ऑक्सिलरी कांटेक्ट। इस कांटेक्ट को मैं मेन कांटेक्ट कहता हूँ। इस कांटेक्ट को, ये वाला जो कांटेक्ट है ये मेरा मेन कांटेक्ट है, और ये मैं कार्बन का ऑक्सिलरी कांटेक्ट लगाया हूँ। आप लोग बस देखते जाइए, ये समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पर ऑक्सिलरी कांटेक्ट लगाने का क्या यूज है, इससे हमको क्या बेनिफिट है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं ये बता रहा था यहाँ पर कि यहाँ मेन कांटेक्ट के साथ ही साथ ऑक्सिलरी कांटेक्ट होता है। तो आपके जहन में एक प्रश्न ये आ जाता होगा कि ये मैं क्यों लगाता हूँ ऑक्सिलरी कांटेक्ट। एक तो ये प्रश्न आता होगा, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा प्रश्न ये आता होगा कि मेन कांटेक्ट और ऑक्सिलरी कांटेक्ट क्या एक ही मटेरियल का बना होता है या अलग अलग बना होता है। तो मेरा जवाब ये है कि अलग अलग मटेरियल का बना होता है। मेन कांटेक्ट मेरा कॉपर मटेरियल का बना होता है। मेन कांटेक्ट मेरा कॉपर मटेरियल का बना होता है, और ऑक्सिलरी कांटेक्ट मेरा कार्बन मटेरियल का, कार्बन का बना होता है। ऑक्सिलरी कांटेक्ट कार्बन का बना होता है। ऑक्सिलरी कांटेक्ट कार्बन का बना होता है। अब ये कार्बन का क्यों बना होता है ये भी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब होता क्या, देखिए ये चीज़ कुछ आप समझिएगा। होता क्या है, जब मेरा सर्किट ब्रेकर मान लीजिए क्लोज रहा होगा, जब मेरा सर्किट ब्रेकर क्लोज पोजीशन में रहा होगा,
जब मेरा सर्किट ब्रेकर सॉरी अरे यार, जब मेरा सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा तो कुछ ऐसा रहा होगा। जब मेरा सर्किट ब्रेकर क्लोज रहा होगा तो कुछ ऐसा रहा होगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके से ये सर्किट ब्रेकर आपका क्लोज था। इसके देखिए कांटेक्ट क्लोज हैं, और ये जो कार्बन का कांटेक्ट था, 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 ये भी क्लोज था। ये जो कार्बन का कांटेक्ट था ये भी क्लोज था। अब यहाँ से आप ये समझिएगा, अब जैसे मेरा सर्किट ब्रेकर ओपन होना स्टार्ट करेगा, अभी ध्यान दीजिएगा, जैसे सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन होना स्टार्ट करेगा, जैसे सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन होना स्टार्ट करेगा, मान लीजिए स्टार्टिंग कंडीशन में बहुत थोड़ा सा ही इसमें गैप हुआ, बहुत थोड़ा सा गैप हुआ, बहुत थोड़ा सा गैप हुआ, बहुत थोड़ा सा गैप हुआ स्टार्टिंग कंडीशन में। किसमें? मेन कांटेक्ट में। लेकिन ये तो मेन कांटेक्ट का गैप है, लेकिन मेरा ऑक्सिलरी कांटेक्ट, मेरा ऑक्सिलरी कांटेक्ट अभी भी देखिए जुड़ा रहेगा। मैं इनका कुछ, ये मेरा सर्किट ब्रेकर क्लोज है, ये यहाँ पर सर्किट ब्रेकर क्लोज है, यहाँ पर सेपरेशन होना स्टार्ट हुआ, सेपरेशन होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर सेपरेशन होना स्टार्ट हुआ, सीबी कांटेक्ट का सेपरेशन होना यहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो आप मुझे ये बताइए, सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सर्किट ब्रेकर का मेन कांटेक्ट ओपन होना स्टार्ट हुआ। सर्किट ब्रेकर का मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि इसका मेन कांटेक्ट तो ओपन हो गया, लेकिन मेन कांटेक्ट तो ओपन हो गया, लेकिन ऑक्सिलरी कांटेक्ट इसका अभी भी क्लोज है। तो इस कंडीशन में आपसे सवाल किया जाए, क्या मेन कांटेक्ट के बीच आर्क डेवलप होगा? क्या मेन कांटेक्ट के बीच आर्क डेवलप होगा? तो आर्क डेवलप में नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा? इसका रीज़न सिर्फ ये है कि अभी इस कंडीशन में जो मेरी करंट फ्लो होगी वो कुछ इस तरीके से होते हुए, कुछ इस तरीके से ऑक्सिलरी कांटेक्ट से होते हुए फ्लो होती रहेगी। मतलब कि मेरी ये करंट इधर से आई और ये ऑक्सिलरी कांटेक्ट के माध्यम से फ्लो होती चली गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा? मेरी आर्क डेवलप नहीं होगी। ये क्लोज था। इसके बाद ये पहला कंडीशन आया। अब इसके बाद इस सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट थोड़ा सा और ओपन हुआ, थोड़ा सा जब और ओपन हुआ तो ये ओपन होके इस करीब इस कंडीशन को पहुंचा। जब इस कंडीशन को पहुंचा तो आप अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि मेरा ऑक्सिलरी कांटेक्ट भी ओपन हुआ और मेरा मेन कांटेक्ट भी ओपन हुआ। ऑक्सिलरी कांटेक्ट भी ओपन हुआ और मेन कांटेक्ट भी ओपन हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि ऑक्सिलरी कांटेक्ट के बीच गैप कम है और मेन कांटेक्ट के बीच गैप अधिक है। ऑक्सिलरी कांटेक्ट के बीच गैप कम है और मेन कांटेक्ट के बीच गैप अधिक है। तो इस चीज़ को तो आप भली भांति जान रहे होंगे ना कि जिसके बीच गैप कम है, गैप कम मतलब कि लेस इंसुलेशन, गैप कम का मतलब हो गया कम इंसुलेशन, और गैप ज़्यादा का मतलब अधिक इंसुलेशन। यहाँ पर यह चीज़ समझ पा रहे होंगे कि जिसका गैप कम है उसको ब्रेक डाउन करना ज़्यादा आसान है और जिसका गैप ज़्यादा है उसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल है। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जिसमें गैप कम है वहाँ पर आयनाइज हो जाएगा। अगर एक बार यहाँ पर आयनाइजेशन हो गया, आयनाइजेशन यहाँ पर अगर हो गया, आयनाइजेशन का मतलब पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन का बनना। अगर एक बार आयनाइजेशन हो गया
तो क्या होगा, आयनाइजेशन हो जाएगा। तो आपका देखिए पॉजिटिव आयन आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर यहाँ पर एक बार आयनाइजेशन हो गया, आयनाइजेशन का मतलब हम लोग यहाँ पर समझेंगे आर्क का बनना। अगर यहाँ पर आयनाइजेशन हो गया तो यहाँ पर आर्क डेवलप हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी आर्क डेवलप हो जाएगी। अगर यहाँ पर आर्क डेवलप हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्किंग के दौरान जो आपकी करंट फ्लो हो रही थी वो आपकी करंट कहाँ से फ्लो होगी, यहाँ से फ्लो होगी। आर्किंग के दौरान आपकी करंट कहाँ से फ्लो होगी, यहाँ से फ्लो होगी। यहाँ से का मतलब क्या हुआ कि आपकी आर्किंग के दौरान जो करंट फ्लो हो रही है वो ऑक्सिलरी कांटेक्ट से फ्लो हो रही है। आप यहाँ पर ये समझ पा रहे होंगे कि आर्किंग के दौरान जैसे सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन होना स्टार्ट हुआ, ऑक्सिलरी कांटेक्ट के बीच मेरा गैप कम है और मेन कांटेक्ट के बीच गैप अधिक है, तो आर्क मेरा कहाँ बना, ये ऑक्सिलरी कांटेक्ट में। तो आइए इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं, स्टेप वाइज लिखते चलेंगे और हम चीज़ों को समझते चलेंगे। अब यहाँ पर यही चीज़ हम लोग लिख देते हैं, अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। लिखिएगा पहला पॉइंट। अच्छा, आप यहाँ तक इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और मैं लिखा दूँ जो इससे पहले मुझे बताना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी देर नहीं हुई, बता देते हैं। ये जो सर्किट ब्रेकर मेरा है, ये जो मेरा सर्किट ब्रेकर है, ये कितने केवी तक यूज होता है, ये स्टार्टिंग में ही लिखा देंगे तो हमेशा याद रहेगा। लास्ट में लिखाएंगे तो हो सकता है पढ़ने में कई बार चीज़ें छूट जाती हैं, तो स्टार्टिंग में ही इसको बताते हैं। ये मेरा यूज़ होगा 6.6 केवी तक एसी के लिए, 6.6 केवी तक एसी के लिए यूज होगा, और 12 केवी तक ये डीसी के लिए यूज होगा, और 12 केवी तक ये डीसी के लिए यूज होगा। और इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी, इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होगी, ब्रेकिंग कैपेसिटी, ये अभी आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि एसी में 6.6 केवी तक क्यों यूज़ होता है और डीसी में 12 केवी तक क्यों यूज़ होता है, ये आपको मैं समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो 13 किलो एम्पियर से लेके 20 किलो एम्पियर तक होती है। मतलब कि 13 किलो एम्पियर से लेके 20 किलो एम्पियर के बीच होगा। 13 किलो से ना कम में काम करेगा, ना 20 किलो एम्पियर से अधिक में काम करेगा। और तो इसका एप्लीकेशन हम जनरली करते हैं, इसका एप्लीकेशन हम जनरली करते हैं इंडोर एप्लीकेशन में। इसका हम एप्लीकेशन जनरली करते हैं इंडोर एप्लीकेशन में। इंडोर का मतलब कमरे के अंदर करते हैं। अगर आप किसी सब स्टेशन में जाएंगे, किसी सब स्टेशन में आप जाइए तो वहाँ पर एक लगा होता है पैनल, उसका नाम होता है ACDB। ACDB का मतलब अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। उसी में आपका ये ACB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर लगा होता है, और वो इसलिए लगा होता है, उस ACDB में 2 बस बार होते हैं। उन बस बारों को कपुल करने के लिए या इनकमिंग सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए वहीं पर आपका ये एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर लगा होता है। सब स्टेशन में आप जाएंगे तो जो उसका कंट्रोल पैनल होता है वहाँ पर एक ACDB लगा होता है, और उसी ACDB में एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर लगा होता है। और जो मेरा ACDB होता है सब स्टेशन की जनरली मैं बात करूं तो वो 415 वोल्ट का या 400 वोल्ट का होता है। तो वहाँ पर इसका यूज होता है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का, और हमने लिखा भी है कि 36.6 केवी तक यूज होता है। और अगर उसकी मैं बात करूं तो वो मेरा 0.4 केवी ही हुआ कि नहीं हुआ, अगर 400 वोल्ट की हम लोग बात करें तो ये इसका कहाँ एप्लीकेशन है, कितना ब्रेकिंग कैपेसिटी है, कितने वोल्ट तक यूज होता है, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। इंडोर एप्लीकेशन में ये यूज होता है। और अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो आप मेरे सब स्टेशन आएंगे तो मैं आपको ज़रूर इस चीज़ को मैं दिखाऊंगा। अगर आप मुझसे चाहेंगे देखना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आप जब भी कभी मेरे सब स्टेशन आएंगे आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक पर फोकस करते हैं। जो मेरा टॉपिक था, हमने ये बताया
कि सर्किट ब्रेकर जैसे ही ओपन होना स्टार्ट करता है, ऑक्सिलरी कांटेक्ट के बीच सेपरेशन कम होता है, गैप कम होता है, मेन कांटेक्ट के बीच गैप ज़्यादा होता है, इसलिए कम गैप वाले में आयन और इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाते हैं और वहाँ से आर करंट फ्लो होने लगती है। इसी चीज़ को हम अपने शब्दों में लिख लेते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखिएगा, लिखिएगा सर्किट ब्रेकर, यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, जैसे ही, चूंकि अपने शब्दों में लिखेंगे तो याद भी रहेगा, जैसे ही सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं, ऑक्सिलरी कांटेक्ट के बीच आर्क डेवलप हो जाती है, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अब दूसरे पॉइंट में आए। अब हमारा फोकस क्या हुआ, यहाँ पर आर्क बन गई। अब हमारा अगला फोकस ये है, मेरा अगला टारगेट ये है कि मैं ये आर्क को बुझाना चाहता हूँ। किस किस प्रक्रियाओं से गुजर के मेरी आर्क एक्सटिंग्विश होती है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, देखिए होता क्या है, होता ये है कि वास्तव में जो इसका अरेंजमेंट होता है ये कुछ ऐसे नहीं होता, इसमें एक और एलिमेंट मेरा ऐड होता है, और वो एलिमेंट क्या होता है मैं उस चीज़ को भी ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो आप एक एलिमेंट यहाँ पर, एक एलिमेंट आप और ऐड करिए। इस पूरे फिगर को ही मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर एक एलिमेंट आप और ऐड करेंगे तब इसका पूरा फिगर कंप्लीट माना जाएगा। यहाँ पर एक एलिमेंट आपका ये एक मैग्नेटिक कॉइल यहाँ पर लगी होती, एक मैग्नेटिक कॉइल यहाँ पर लगी होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक कॉइल लगी होगी जिसे मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल। ये आपका मेन कांटेक्ट है, ये आपके मेन कांटेक्ट हैं, और ये आपका मेन कांटेक्ट है। और ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए, ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए यहाँ सप्लाई जा रही होगी और इधर से आपकी आउटगोइंग सप्लाई वापस बाहर जा रही होगी। और आपने क्या पाया था, आपने ये पाया था कि यहाँ पर मेरा धन आयन और इलेक्ट्रॉन बना था। यहाँ पर ये धन आयन मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा था और इलेक्ट्रॉन मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो मेरी करंट कुछ इस तरीके से, या आर्क मेरा कुछ इस तरीके से बन रहा था, आर्क करंट। ये क्या है, ये मेरा है ऑक्सिलरी कांटेक्ट। ये दोनों क्या हैं, मेन कांटेक्ट है, ये दोनों हैं मेन कांटेक्ट। और ये और ये क्या है, मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल, मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल, मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल, मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल। इस मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल का इस सर्किट ब्रेकर में क्या रोल है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। इससे पहले आप
से हमने कहा था कि इस सर्किट ब्रेकर में जो ऑक्सिलरी कांटेक्ट है वो कार्बन का लगा होता है और मेन कांटेक्ट हमारा कॉपर का लगा होता है। इसका सिर्फ रीज़न ये है, मेन कांटेक्ट तो मेरा कॉपर का बना ही होता है, आप ये सब जानते ही हो। यहाँ पर ऑक्सिलरी कांटेक्ट कार्बन का लगाने का सिर्फ पर्पज़ मेरा ये है कि जो कार्बन होता है, जो कार्बन होता है, कार्बन में आर्किंग के कारण कम डिटीरियोरेशन होता है, कम क्षरण होता है, जबकि कॉपर में ज़्यादा क्षरण होता है, ज़्यादा डिटीरियोरेशन होता है। कार्बन कांटेक्ट में आर्किंग के कारण कम डिटीरियोरेशन होता है, इसीलिए हम ऑक्सिलरी कांटेक्ट कार्बन का लगाते हैं और ऑक्सिलरी कांटेक्ट में ही आर्क मेरी बनती है। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप जब देखिए यहाँ पर एक कॉइल लगा है, अगर कॉइल होगी, उस कॉइल में मैं अगर करंट फ्लो करूँगा तो जाहिर सी बात है एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कैसा बना। यहाँ पर जैसे इधर करंट मेरी फ्लो हुई, देखिए कुछ इस तरीके से करंट मेरी फ्लो होती, कुछ इस तरीके से। अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो ये जो मेरी अंगुलियों के मुड़ने की दिशा, अगर मैं इसको करंट को मानूं, इस अंगुलियों की मुड़ने की दिशा को मैं करंट मानूं, तो जो अंगूठा होता है, जो मेरा थंब होगा, वो मेरे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस बोर्ड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस बोर्ड के अंदर की ओर होगा, मतलब कि इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। तो मेरा चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में हुआ? इनवर्ट डायरेक्शन में। तो आप जानते हो ये इनवर्ट डायरेक्शन का ये मेरा ये सिंबल होता है, इनवर्ट डायरेक्शन का ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कहाँ कैसे करंट आपकी फ्लो हो रही है। यहाँ पर कुछ ऐसे करंट फ्लो हो रही होगी, कुछ ऐसे करंट फ्लो हो रही होगी। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी आपका इसी डायरेक्शन में बन रहा, इसी डायरेक्शन में, इसमें भी अंदर की ओर, मतलब कि इनवर्ट डायरेक्शन में इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो रहा होगा। तो दोनों कॉइल के कारण इनवर्ट डायरेक्शन में ही आपका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र का रोल क्या होगा ये आपको समझना है। अब आप जान रहे हो, अब आप ये समझिए, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में है? इनवर्ट डायरेक्शन में है। ये चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में है? इनवर्ट डायरेक्शन में है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस सर्किट ब्रेकर में क्या प्रभाव पड़ता है? ये बहुत महत्वपूर्ण इसका प्रभाव है। इसी के कारण ही मेरी आर्क एक्सटिंग्विश होती है। तो इसमें होता ये है कि आप ये जानते हो कि अगर मेरा कोई आयन है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में मैं प्रवाहित करूं, तो उसमें एक बल लगता है, आप जानते हो, और वो बल मैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल पाता हूं। जब मैं किसी आयन को, चाहे वो धन आयन हो चाहे वो ऋण आयन हो, अगर उसको मैं चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित कराऊं तो उस पर एक बल लगेगा, और वो उस बल की दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे? वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर मेरा आयन और इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लो करता है, तो इसमें बल किस डायरेक्शन में लगेगा? देखिएगा, ये क्या है? यहाँ पर ये मेरा पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन मेरा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? ये इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव आयन मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो करंट की क्या दिशा होगी? इसमें जो बहने वाली करंट है, ये रेड कलर में हमने दिखाया है, इस करंट की क्या दिशा होगी? इस करंट की वही दिशा होगी जिस डायरेक्शन में मेरा धन आयन प्रवाहित होगा। तो बहने वाली धारा हमारी किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में। बहने वाली धारा मेरी इस डायरेक्शन में होगी। और चुंबकीय क्षेत्र हमने क्या मान के रखा है? चुंबकीय क्षेत्र हमने मान के रखा है इनवर्ट डायरेक्शन में।
अब हम आ जाते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में। अगर आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पता है तो आप जानते हो ये जो पहली उंगली है, फर्स्ट फिंगर है, ये वाली फिंगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रवाहित बताती है। फर्स्ट फिंगर आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी और ये जो मिडिल फिंगर है ये बहने वाली करंट को बताएगी। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए और ये बहने वाली धारा को बताए तो जो आपका थंब होता है वो लगने वाली बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो आप यहाँ पर लगाइए, देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र इनवर्ट डायरेक्शन में है, करंट आपकी इस डायरेक्शन में है। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं थंब का डायरेक्शन आपका किधर है, ऊपर की ओर। ये किस चीज़ का डायरेक्शन बता रहा है, ये फोर्स का बता रहा है, ये फोर्स का बता रहा है। ये जो हमारा धनायन है इस पर जो लगने वाला बल है इसकी दिशा को बताता है। तो आपका इस धन आयन में किस डायरेक्शन में बल लगेगा, इस धन आयन में अपवर्ड डायरेक्शन में बल लगेगा। इस धन आयन में, इस पॉजिटिव आयन में अपवर्ड डायरेक्शन में बल लगेगा। तो ये तो हुआ पॉजिटिव आयन की बात, ये तो हुआ पॉजिटिव आयन की बात। अब आ जाइए इलेक्ट्रॉन में, हम लोग चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन में किस तरीके का बल लगता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन में। ये मेरा देखिए इलेक्ट्रॉन मैं बना, ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। इलेक्ट्रॉन मेरा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है तो आप जानते हो जो बहने वाली करंट होती है, वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में फ्लो होती है। तो इसका मतलब ये हुआ इसके अपोजिट डायरेक्शन मेरा इस डायरेक्शन में इसका अपोजिट आएगा। ये किस डायरेक्शन का होगा, ये बहने वाली करंट का होगा। और यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर भी इनवर्ट डायरेक्शन में है। अगर चुंबकीय क्षेत्र इनवर्ट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर भी हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। तो हम देख ले, अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे इससे इस इलेक्ट्रॉन में जो लगने वाला फोर्स है ये हमको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन में लगने वाला फोर्स क्या, वही F बराबर EVB, यही हमको निकालना है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र आप देखिए, ये जो फर्स्ट फिंगर अंदर की ओर, बोर्ड में अंदर की ओर, मिडिल फिंगर करंट प्रवाह की दिशा में रहेगा। तो थंब मेरा क्या बताएगा, फोर्स, इस इलेक्ट्रॉन में लगने वाली फोर्स की दिशा को बताएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इस इलेक्ट्रॉन में भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। किस डायरेक्शन में लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन में भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं सर्किट ब्रेकर में आर्क किस तरीके से एक्सटिंग्विश होती है। तो यही चीज़ को मैं लिखता हूँ यहाँ पर, सर्किट ब्रेकर में या एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में, एयर ब्रेक ACB, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार आर्क एक्सटिंग्विश होती है। ये पहली प्रक्रिया, इसमें हमारा पहला हमने क्या पाया, पहला हमने ये देखा कि जब मेरा सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट से करंट फ्लो होती है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक कॉइल है इस कॉइल में भी करंट फ्लो होगा। तो यही चीज़ को हम लिख लेते हैं। सर्किट ब्रेकर या इस चीज़ को हम ACB लिखेंगे, इसका मतलब एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट में करंट प्रवाह
के दौरान, करंट प्रवाह के दौरान मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल से भी धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है। यहाँ तक आप लोगों ने समझा है। जब इस मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल में धारा प्रवाहित होती है तो इनवर्ट डायरेक्शन में आपका चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसी चीज़ को मैं लिख लेता हूँ। कॉइल के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र इनवर्ट डायरेक्शन में होता है। इसी चीज़ को लिख लेते हैं, जो कि इनवर्ट डायरेक्शन में होता है। जो कि इनवर्ट डायरेक्शन में होता है। अब हुआ क्या? अब जो ये इनवर्ट डायरेक्शन में हुआ तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स लगता है कि नहीं लगता? ये चीज़ तो आप अभी समझ ही चुके हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन में एक बल लगता है। पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन में एक बल लगता है। ये बल लगा तो ये चीज़ तो आप जानते हैं कि अगर किसी आवेश को किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम प्रवाहित करेंगे तो उस आवेश में एक बल लगेगा, और वो जो बल लगा उसकी दिशा हम किससे निकालेंगे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार इस बल की दिशा अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार इस बल की दिशा अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। ये चीज़ आप समझ चुके हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे आता है, ये चीज़ आप समझ चुके हैं। अब हमको ये समझना है कि ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में बल लगा, इस बल के कारण होगा क्या? आप समझ पा रहे होंगे, ये बल पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन में लग रहा। ये पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ पर है। ये पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसमें जब मेरा बल लगा तो इसमें बल कहाँ लगा? देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। बात समझिएगा,
अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव आयन में भी और इलेक्ट्रॉन दोनों में भी दोनों में अपवर्ड डायरेक्शन में बल लग रहा, दोनों में अपवर्ड डायरेक्शन में बल लग रहा। इस बल के कारण, इस अपवर्ड डायरेक्शन में बल के कारण होगा क्या, ये पॉजिटिव आयन, ये जो पॉजिटिव आयन था, ये पॉजिटिव आयन ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये पॉजिटिव आयन अपवर्ड डायरेक्शन में ये यहाँ मूव करा और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ मूव कर गई। पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गए। जब यहाँ वाले पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पहुँच गए तो यहाँ से जो बहने वाली करंट है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो बहने वाली करंट अब यहाँ से ना बहकर यहाँ से बहेगी। ये वाली करंट यहाँ से बहेगी कि नहीं, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अभी इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में बल लग ही रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये बल लग ही रहा है। ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो आपकी करंट फ्लो हो रही थी, ये ऐसे जाती थी, यहाँ से आके ये ऐसे आ रही थी। अब ये यहाँ पर आई, इधर से फ्लो होके, इधर से ये फ्लो होके यहाँ आई। मैं ये मान रहा हूँ कि इसमें बल लग ही रहा, तो ये मेरा और ऊपर जाएगा। ये पॉजिटिव आयन मेरा यहाँ आ गया और ये इलेक्ट्रॉन मैं समझ रहा हूँ यहाँ आ गया ऊपर बढ़ के। इसमें चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन में बल लग रहा है ना, तो इसलिए ये ऊपर होता ही चला जाएगा। तो अभी मेरी जो करंट फ्लो हो रही थी, अब वो मेरी करंट कैसे, यहाँ से यहाँ, कुछ यहाँ से यहाँ ऐसे फ्लो होने लगेगी। मतलब ये इधर से यहाँ आएगी और ये इधर से यहाँ आएगी। तो आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि जो मेरी करंट है, जो मेरी आर्क करंट मेरी फ्लो हो रही थी, वो एक तरीके से आप यहाँ पर ये समझिए, आप ये समझ पा रहे होंगे, ये आर करंट मेरी इलांगेट हो रही है। ये आर करंट क्या हो रही है, इलांगेट। इलांगेट का मतलब क्या होता है, इलांगेशन का मतलब ये आप लिख चुके होंगे, इसको मैं हटाता हूँ। इलांगेशन का हमने बताया होगा, आप अगर आपको याद हो, हाई रेजिस्टेंस मेथड में हमने ये बताया था, हाई रेजिस्टेंस मेथड में हमने ये बताया था कि मेरी करंट को, मेरी जैसे आर की करंट को यहाँ से ऐसे फ्लो कर रही है, अगर मैं इसको किसी माध्यम से इलांगेट कर दूँ, इसको किसी माध्यम से ये ऐसे ये इलांगेट कर दूं, अगर मैं इसको इलांगेट कर देता हूं, इसको मैं इलांगेट कर देता हूं, तो देखिए इसकी लेंथ अब अधिक हो गई, इसकी लेंथ अधिक हो गई और ये वाली लेंथ इतना ही है। तो इलांगेट करने से लेंथ अधिक हो जाती है, तो आर का जो रजिस्टेंस होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, रजिस्टेंस उसका बढ़ता है, इससे मेरी आर्क बुझती है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें एक तो इलांगेशन करते हैं और साथ ही साथ इसमें मैं एक क्या करता हूं, साथ ही साथ मैं इसमें फाइबर का स्प्लिटर भी यहाँ पर हम लगा देते हैं। बीच बीच में यहाँ पर हम फाइबर स्प्लिटर लगा देते हैं। बीच बीच में क्या लगा देता हूँ, फाइबर स्प्लिटर। फाइबर स्प्लिटर लगाने से होता क्या है, आप आर्क एक्सटिंक्शन की विधियों में आपने पढ़ा होगा, फाइबर स्प्लिटिंग के बारे में और इलांगेशन के बारे में। फाइबर स्प्लिटर लगाने से भी हमारा वही होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ से ये मेरा फाइबर स्प्लिटर मान लीजिए लग गया, ये मान लीजिए मेरा फाइबर स्प्लिटर, ये फाइबर स्प्लिटर लग गया। तो अब जो आर करंट है वो एक ब्रेक हो जाएगी, वो सीरीज में जुड़ जाएगी, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। इस तरीके से होता क्या है, इस तरीके से हुआ क्या, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि आर्क इलांगेट हो रही है और साथ ही साथ स्प्लिटिंग हो रही है। तो ये इलांगेशन और स्प्लिटिंग क्या है, आर्क एक्सटेंशन की एक विधियाँ ही तो हैं। और इस इलांगेशन और स्प्लिटिंग के कारण, इस इलांगेशन और स्प्लिटिंग के कारण आर्क हमारी एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर समझा होगा कि एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में आर्क मेरी कैसे एक्सटिंग्विश होती है। तो चलिए इसी चीज़ को मैं लिख लेता हूँ। ये मेरा क्या है, फाइबर स्प्लिटर, फाइबर स्प्लिटर, ये मेरा फाइबर स्प्लिटर है। तो ये मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, उसके बाद हम लोग इसी में लिख लेते हैं। आपने यहाँ पर ये देखा होगा कि मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा। उसने किया क्या,
जो हमारे आयंस बने थे, पॉजिटिव आयन हो चाहे इलेक्ट्रॉन ने, इसको ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में इसने फोर्स लगाया। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने के कारण हुआ क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने के कारण मेरा आयन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, जिसके कारण मेरी आर्क इलांगेट हुई। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण पॉजिटिव आयंस, देखिए इसमें हमने एक ही पॉजिटिव आयन दिखाया है और एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाया है, जबकि आप जानते हो जब आर्क बनता है तो बल्क मात्रा में धन आयन और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो समझाने के लिए केवल एक ही दिखाया है, बाकी ये बल्क मात्रा में है। तो पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसके कारण आर्क करंट में इलांगेशन आता है। इलांगेशन के साथ ही साथ हम फाइबर इंसुलेटर के द्वारा स्प्लिटिंग करते हैं, तो इस चीज़ को भी बता देते हैं। साथ ही साथ फाइबर इंसुलेटर के साथ स्प्लिटिंग भी होता है। जब इलांगेशन और स्प्लिटिंग हुआ, ये क्या है, आर्क एक्सटेंशन की विधियां ही तो हैं। फाइबर स्प्लिटर और इलांगेशन ये दोनों आर्क एक्सटेंशन की ही तो विधियां हैं। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ यहाँ पर कि स्प्लिटिंग और इलांगेशन के कारण आर्क मेरी एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो इसी चीज़ को लिख लेते हैं। इलांगेशन और स्प्लिटिंग के कारण आर्क एक्सटिंग्विश हो जाती है। आर्क एक्सटिंग्विश हो जाता है। आपने यहाँ पर ये चीज़ें आपने यहाँ तक समझा, ये आपकी रही एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर की वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें आर्क कहाँ पर बना और आर्क मेरी कैसे एक्सटिंग्विश हुई, ये रहा वर्किंग प्रिंसिपल। अब हम चलते हैं स्टार्टिंग की तरफ। हमने आपको ये बताया कि इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है 13 किलो एम्पियर से लेके 20 किलो एम्पियर के बीच है। हमने क्या बताया था कि इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है 13 किलो एम्पियर से लेके 20 किलो एम्पियर के बीच है। तो अगर 13 किलो एम्पियर से अगर मैं कम करूंगा तो मेरा क्या प्रभाव पड़ेगा इस सर्किट ब्रेकर में, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अगर आप बात को समझिएगा, अगर आप करंट को कम किए 13 किलो एम्पियर से, मान लीजिए आपने कम किया, आप अगर देखिए करंट को कम किए, आप अगर करंट को कम करेंगे तो आप ये समझ रहे हैं
आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा वो भी आपका चुंबकीय क्षेत्र आपका कम बनेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र आपका कम बना तो जो इसमें जो फोर्स लगा, जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र वाला जो फोर्स बना, जो इस आयन और इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लगा वो भी कम ही बनेगा, फोर्स मेरा कम लगेगा। तो इसके कारण जो जब फोर्स मेरा कम बनेगा, जब फोर्स मेरा कम बना, जब फोर्स मेरा इलेक्ट्रॉन और आयन में कम लगा तो होगा क्या, आयन और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है वो स्लो मोशन में होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स तो लग रहा है लेकिन अब थोड़ा सा कम फोर्स बन रहा, थोड़ा सा कम फोर्स बन रहा है, लेकिन लग अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो इसके कारण जो आयन और इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की ओर मूव करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो स्पीड में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लिख देते हैं, स्लो मोशन ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन इन अपवर्ड डायरेक्शन। स्लो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयन इन, अगर आपका स्लो मोशन में होगा तो आप इस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आयन और इलेक्ट्रॉन स्लो मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो स्लो मोशन में अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, अगर स्लो डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो होगा क्या, होगा यही कि ये आर्क को इलांगेट होने में ज़्यादा समय लगेगा, आर्क को इलांगेट होने में ज़्यादा समय लगेगा। अगर आर्क को इलांगेट होने में ज़्यादा समय लगेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्क बुझने में ज़्यादा समय लगा, और आर्क बुझने में ज़्यादा समय लगा तो इसको हम दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि इस सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन स्लो हो गया। आर्क तो बुझी लेकिन उसमें क्या लगा, ज़्यादा समय लगा। अगर समय ज़्यादा लगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन स्लो हो गया। तो इसके कारण होगा क्या, सर्किट ब्रेकर में स्लो ऑपरेशन होगा। इसके कारण होगा क्या, सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन जो हो जाएगा वो स्लो हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन स्लो हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ समझिए, ये तो रहा जब कम करंट होगा। अब दूसरा चीज़ ये समझिए, एक ये लिमिट दी गई है, अगर मैं इसकी करंट बहुत बढ़ा दूं, इसकी करंट बहुत बढ़ा दूं, तो मतलब 20 किलो एम्पियर दिया गया ब्रेकिंग कि अगर इससे मैं ज़्यादा बढ़ाता हूं तो क्या होता है, बात को समझिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ तब बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी कंप्लीट होगा ये टॉपिक। अगर मैं करंट बढ़ा दूं, ब्रेकिंग करंट जो है उसको मैं बढ़ा दूं तो होगा क्या, आप इस चीज़ को समझिए। इस ऑक्सिलरी कांटेक्ट को मैं यहाँ बनाता हूँ, ये ऑक्सिलरी कांटेक्ट मेरा ये है और ये एक ऑक्सिलरी कांटेक्ट ये है, कुछ इसी तरीके से बना है। इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसमें इस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए पैरेलल मान लूँ, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए पैरेलल मान लूँ तो समझने में आसानी होगी। तो पैरेलल अगर दो कंडक्टर पैरेलल हो तो उसमें दोनों में करंट फ्लो हो रही हो तो उसमें जो बल लगता है वो लगता है μ0/2 पाई I1 I2 अपान R। I1 यहाँ पर बहने वाली ये करंट है, I2 ये करंट है और इसके बीच की डिस्टेंस R है। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। और एक चीज़ आप और जानते होंगे कि अगर इसमें समान डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है दोनों कंडक्टर में तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, और अगर विपरीत दिशा में फ्लो होती हैं तो रिपल्सन का फोर्स लगता है। किस चीज़ का?
रिपल्सन का फोर्स लगता है। मतलब ये हुआ कि ये कांटेक्ट एक दूसरे के विपरीत फोर्स लगाएंगे, ये वाला इसको लगाएगा और ये वाला चाहेगा कि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में फोर्स लगाएंगे तो होगा क्या, ये कांटेक्ट पास आने की जगह ये विपरीत दिशा में फोर्स लगने के कारण ये और दूर जाएगा, ये दूर होने की कोशिश करेगा, दूर होने की। ये कांटेक्ट क्या होगा, अगर विपरीत दिशा में, ये देखिए आप बात को समझ रहे होंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ये दोनों पैरेलल कंडक्टर हैं, दोनों में विपरीत दिशा में, एक में देखिए दोनों विपरीत दिशा में, ये मान लीजिए इसमें ऊपर फ्लो हो रहा है, इसमें नीचे करंट, तो इसमें अगर पैरेलल कंडक्टर हो, अगर विपरीत दिशा में करंट फ्लो हो तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगता है। मतलब ये दूर भेजेगा, ये क्या भेजेगा, दूर, एक दूसरे को दूर भेजेगा। दूर भेजने का इतना ज़्यादा फोर्स लगेगा कि हो सकता है ये जो ऑक्सिलरी कांटेक्ट है ये डैमेज हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि करंट का मान बढ़ाने पर, ब्रेकिंग करंट जो है, करंट का मान बढ़ाने पर ऑक्सिलरी कांटेक्ट के बीच रिपल्सन फोर्स अधिक लगेगा, जिसके कारण ऑक्सिलरी कांटेक्ट डैमेज हो सकता है, ऑक्सिलरी कांटेक्ट डैमेज हो सकता है। ये चीज़ आप समझ गए। एक रेटिंग आपने ये देखा था कि AC के लिए 6.6 kV तक था और DC के लिए 12 kV तक यूज होता है, DC के लिए 12 kV तक। ये बेसिकली है कुछ नहीं, ये इंसुलेशन के आधार पर ये किया गया है। आप जानते हो अगर मान लीजिए 11 kV आपका AC हो और 11 kV आपका DC हो, 11 kV आपका AC हो और 11 kV आपका DC हो, वोल्टेज दोनों में AC DC में समान है। लेकिन अगर मैं इंसुलेशन की बात करूं तो आपको AC वाले में ज़्यादा इंसुलेशन लगेगा, DC वाले में कम इंसुलेशन लगेगा। इसका रीज़न ये है, ये जो AC है ये RMS में दिया जाता है और अगर इसका पीक वोल्टेज में निकालूं तो √2 का 11 में मैं गुणा कर दूंगा और ये मेरा कितना है, 11 kV ही है, ये मेरा 11 kV ही है, इसमें √2 का 11 से गुणा हो जाएगा तो इसका वोल्टेज अधिक हो जाएगा, तो इसके कारण इसमें अधिक इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए AC के लिए 6.6 kV तक रखा गया है और DC के लिए 12 kV तक रखा गया है। तो ये था आपका एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। इसकी आपकी पूरी वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताया गया और कितने रेंज तक ये यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आप सबको डिस्कस की गई हैं। मैं समझता हूँ अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग पढ़ते रहिए और इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।